नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में परसीमन की। कारण जम्मू कश्मीर के परसीमन का काम पूरा हो गया है। जम्मू कश्मीर परसीमन आयोग की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। कश्मीरी प्रवासी जो हैं और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर परसीमन आयोग ने कश्मीर घाटी के करीब करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का फिर से निर्धारण किया है। परसीमन आयोग की सिफारिश के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। परसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्य में क्या होगा बदलाव, क्या होगा असर, मुद्दा आपका में आज इसी पे चर्चा करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व सीईसी ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी रावत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी से। दीपांकर जी, आपका भी स्वागत है। और बात करेंगे जेकेएससी के राष्ट्रीय सचिव संजय त्यागी जी से। संजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत ओपी रावत जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि परसीमन का मामला है, चुनाव का मामला है, विधानसभाओं का क्षेत्रों का फिर से एक तरह से सीमाओं का निर्धारण हुआ है। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य माना जाता था और अब पहली बार चुनाव से पहले परसीमन नए सिरे से किया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो फैसले पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं, उनको देखते हुए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस उसको चालू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ये, और इसकी जरूरत भी है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ हैं, उनको सामान्य बनाने के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको शुरू करना जरूरी है, और उसके लिए इलेक्शंस जो हैं बहुत सबसे बड़ी एक तरह से कदम हो सकता है। और इलेक्शंस के लिए जो परिसीमन आयोग बनाया गया था, उसने 2 साल पूरे होते होते अपना रिपोर्ट दी है, जिसमें सभी पार्टीज को कंसल्टेशन के लिए उन्होंने बुलाया, सभी लोगों को कंसल्ट किया, उनके दावे आपत्तियों को सुना और उन सभी के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो ये इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। जी, दीपांकर जी, आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? क्योंकि इसमें जम्मू क्षेत्र की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जो घाटी का क्षेत्र है, जो वो क्षेत्र है, कश्मीर वाला क्षेत्र है, उसमें 1 सीट की बढ़ोतरी हुई है। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? क्या इसके पीछे आधार रहा? देखिए, जम्मू का जो सीट बढ़ा है वो इतना नहीं बढ़ा है कि पूरा टेबल्स हैव बीन टर्न्ड, ऐसा भी नहीं हुआ है जी। बढ़ा है। कश्मीर का भी बढ़ा है। सबसे बड़ी बात सीट बढ़ने या कम होने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में जो कानून लगाए जाते हैं वो पहली बार जम्मू कश्मीर में भी लगाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आरक्षण था एससीज के लिए, पर एसटीज के लिए कोई आरक्षण नहीं था। पहली बार ये जो गलती थी, इतनी बड़ी एक गलती थी, इसको सुधारा गया है। दूसरी बात जो किया गया है यहाँ पे, एक मैं लोकसभा की भी बात करूंगा, जिस तरह से लोकसभा का सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वहां पे कम से कम आज 1 सीट है जहां पे एसटी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जहां पे उसकी नुमाइंदगी हो सके। सबसे बड़ी बात इस जो परिसीमन हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बहुत सारे कम्युनिटीज है जहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। ये बंद हो गया है। अब क्या हो रहा है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी को मिल रहा है। देखिए, इस परिसीमन से पहले बहुत सारे लोगों का एक सपना था कि ऐसा चेंज होगा कि जम्मू को ज्यादा सीट मिलेगा, कश्मीर को कम सीट मिलेगा। ये एक अजीब सा एक सोच था जो नहीं हुआ। और पहले जो होता था, यहाँ पे आप अगर देखेंगे परिसीमन समिति के सामने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वो जम्मू कश्मीर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी था। पर दुख की बात है वो एक्ट था, वो एक्ट कभी लागू नहीं हुआ। उस एक्ट में जो प्रावधान थे वो अगर लागू होते तो आज जो सीट का आप वितरण देख रहे हैं ऐसा ही होता।
पर वो एक्ट कभी लागू नहीं हुआ, बैड फेथ में लागू हुआ। और सेकेंड टाइम जब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ था 95 में, वही सीट्स उन्होंने मैकेनिकली बढ़ा दिया गया था जी। पहली बार सोचे समझे तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक कमेटी आराम से प्रावधान को देख के लोगों से इनपुट्स लेके ये काम किया है। और पहले जो बहुत सारे लोगों दिमागों में लोगों का आशंका था, वो मैं मानता हूं पूरा दूर हो गया है। और हमारे सामने जो उभर के आया है, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं मैक्सिमम लोग खुश हैं। जी। संजय त्यागी जी, एक लंबे समय से मांग थी कि परसीमन किया जाए, क्योंकि एक तो जो जम्मू का क्षेत्र था, कश्मीर का क्षेत्र था, इसमें भी अंतर था, चाहे बात हम भौगोलिक दृष्टि से कहें या जनसंख्या की दृष्टि से कहें। तो एक परसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सामने रख दी, लेकिन बड़े व्यापक बदलाव देखने को इसमें मिल रहे हैं। अगर अलग अलग समुदाय की बात की जाए, SC ST की बात की जाए, तो पहली बार जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं, महिलाओं को स्थान देने की बात कही गई है। इस बड़े बदलाव को आप कैसे देखते हैं? वास्तव में जो ये परिसीमन आयोग की रिपोर्ट है, ये लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के जो विभिन्न शोषित और ऐसे तबके थे जिनको राजनीतिक रूप से उनका अधिकार नहीं मिला था, उनको अधिकार के दिलवाने के लिए पहला कदम साबित होगी। वास्तव में जैसा रावत जी और सेनगुप्ता जी ने कहा कि ये जो परिसीमन है, वर्तमान परिसीमन ही वास्तव में एक कानूनी रूप से सही परिसीमन हुआ है। इस परिसीमन में आप अगर जो जम्मू और कश्मीर को अलग अलग ना देखकर पूरे राज्य को एक यूनिट के रूप में देखें, तो पूरे राज्य के साथ एक समानता बरती गई है। जो जनसंख्या जहां एक फैक्टर है, वहां परिसीमन को करते हुए जो बाकी फैक्टर होते हैं कि किस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, किस क्षेत्र में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का अभाव है, उसको देखते हुए ये सब बदलाव हुए हैं। और जो आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण जिन तबकों को मिला है, जो पूरे देश में पहले से मिल रहा था, तो जो जम्मू कश्मीर की आम जनता का, पिछड़े वर्ग का या ऐसे वर्ग जिनका अब तक जो है राजनीतिक समावेश नहीं था, उस समावेश के लिए एक निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। और चुनाव होने के बाद उन सभी तबकों को अपने अधिकार पाने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सहभाग होने का एक रास्ता मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी। लेकिन रावत जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि आधार की बात की जा रही है, कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय दल हैं वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। जो परसीमन आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर तौर पे कुछ लोग सवाल उठाते ही हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं इसका आधार, जो परसीमन का आधार बनाया गया है 2011 की जनगणना के आधार पर, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि यह न्याय संगत नहीं है। क्या इसका आधार भौगोलिक था? क्या इसका आधार था परसीमन का? इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जी। कोशिश ये की जाती है कि कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिट जैसे डिस्ट्रिक्ट है, सारे असेंबली सेगमेंट्स जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर ना जाए, वो उसके अंदर ही रहें। इसी तरह से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, पटवार सर्किल, उसका कोई विभाजन ना हो, या नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड है उसका कोई विभाजन ना हो कि एक टुकड़ा एक कंस्टिट्यूंसी में, दूसरा टुकड़ा दूसरी कंस्टिट्यूंसी। तीसरा, ज्योग्राफिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, रिवर या इस तरह की चीज जिनके अक्रॉस ब्रिज ना बना हो, जहां से लोग एक दूसरी तरफ जा ना सकते हो, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। फिर जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उनको भी परिसीमन आयोग ध्यान में रखता है। और चूंकि ये परिसीमन आयोग जो है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से हेड होता है, तो पूरा प्रोसेस बिल्कुल जुडिशियल तरीकों से संपन्न किया जाता है। सब लोगों को कंसल्ट करते हैं, सब लोगों की सुनवाई होती है, सब लोगों के सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उनके आधार पर परिसीमन आयोग अपना प्रतिवेदन तैयार करता है। उसमें जो भी आपत्तियां और दावे आए हैं उनका भी समावेश होता है। जो एक्सेप्टेबल है उन्हें शामिल कर लिया जाता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनको सकारण रद्द भी किया जाता है जी। इसी आधार पर यह परिसीमन बनाया है। और जो हमारे अन्य पैनलिस्ट सेनगुप्ता जी और त्यागी जी ने कहा है कि इसमें जो अभी तक छूटे हुए वर्ग थे उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है, उनको आरक्षण भी मिला है, और आगे भी कुछ और आरक्षण होने की संभावना है, ऐसा प्रेस रिपोर्ट से पता लगता है। तो मुझे लगता है कि यह परिसीमन आयोग का प्रतिवेदन पूरी तरह से जस्टिफाइड और
साधारण है। ओपी रावत साहब, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल SC ST का है, समाज के उस तबके का है जिसके बारे में यह माना जाता है कि सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, पीछे छूट गया था। इसलिए देश के लगभग सभी राज्यों में, चाहे लोकसभा की सीटें हो, विधानसभा की सीटें हो या कोई भी चुनाव हो, SC ST के लिए अलग से सीटों का एक तरह से आरक्षण रहता है, रिजर्व सीटें रहती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में परसिमन आयोग ने पहली बार इस बात को किया है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप देश के चुनाव बड़े पद पे रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, खासतौर से सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से मैं बात करूं इसको? देखिए, ये तो करना ही पड़ता, क्योंकि जब आर्टिकल 370 से स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है तो देश का संविधान और कानून पूरी तरह से लागू हुआ। उसमें जो व्यवस्थाएं आरक्षण और प्रतिनिधित्व के लिए हैं वो तो उनको लागू करनी ही पड़ती, इसलिए उसमें कोई विकल्प नहीं था। और उसकी अगर कोई आलोचना करता है तो वो गलत करता है जी। फायदा ये हुआ है कि इन तबकों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तबकों को जो आरक्षण मिलेगा उससे उनका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में समावेश होगा, उनका भागीदारी होगी और उससे पूरे राज्य में एक समरसता का वातावरण तैयार होगा। कह सकते हैं कि 370 हटने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को यह मिल रहा है कि SC ST को जो उनका हक था वो मिल रहा है विधानसभा के जो सीटें रिजर्व की गई हैं उसके रूप में। जी जी, ठीक। क्या दीपांकर जी आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, एक बात है, जब हमारे लॉ मेकर्स, पार्लियामेंटेरियंस ओथ लेते हैं, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, विधि द्वारा स्थापित, एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, ये कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको क्या बताऊं। ये सही बात है कि 370 ये जो अगस्त 5 और 6 2019 के डेवलपमेंट से पहले यहाँ पे कुछ कानून थे और वो कानून को अगर पूरी तरह से लागू किया जाता तो बड़े काफी सारे अन्याय से हम बच सकते थे। पर एक तो बहुत सारे यहाँ पे कानून नहीं थे, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, फॉरेस्ट एक्ट वगैरह, यहाँ पे कुछ लागू नहीं होता था, रिजर्वेशंस भी लागू नहीं होता था, और जो एक्ट थे वो भी पूरी तरह से इन गुड फेथ इंप्लीमेंट नहीं होता था। पहली बार कानून लग रहे हैं, इन गुड फेथ इंप्लीमेंट हो रहा है। इससे सिग्नल क्या जा रहा है? देखिए, SCs के लिए तो रिजर्वेशन थे, STs के लिए जो कि हमारे स्टेट में इतना बड़ा तबका है, उनको हमेशा अनसर्टेनिटी में डालते थे। तो कभी कभी क्या होता था, चुनाव में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता था, कभी कभी घट जाता था। अब एक तबका जो है, जो हमेशा हाशियों पे रहता है, आप उसको इतना अनसर्टेनिटी में डालते हैं जहां की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो। ये एक बहुत ही एक अजीब सा एक सिचुएशन था। आर्टिकल 370 की अमेंडमेंट के बाद, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सब प्रावधान जम्मू कश्मीर पे लागू हो रहा है, अब हमने वो कार्यवाही शुरू किया है कि ये अनसर्टेनिटीज, ये जुल्म और सितम को बंद करने का। और मैं मानता हूं इसके चलते जो सिग्नल जा रहा है उन वर्गों पे जो हाशियों पे है, जिनको दूसरे राज्यों में बहुत सारे अधिकार दिए गए थे कानून के तहत, ये आहिस्ता आहिस्ता लागू हो रहा है। मुझे लगता है इसका जो पॉलिटिकल इंपैक्ट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। जी, संजय त्यागी जी, जुल्म और सितम की बात कही अभी दीपांकर जी ने, लेकिन जुल्म और सितम किस तरह से कश्मीर में हुए, कश्मीरी पंडितों पर हुए, यह देश पूरा जानता है, दुनिया भी जानती है। लेकिन कुछ बातें इसमें और परसिमन आयोग ने अपने उसमें जिक्र किया है, जो कश्मीर के नागरिक हैं, जो बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए भी 2 सीटें नॉमिनेट होंगी इसमें। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इनोवेटिव है, पर मैं मानता हूं इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स। आपको याद होगा कि हमारे पार्लियामेंट में भी एंग्लो इंडियंस के लिए ऐसी प्रावधान है कि एंग्लो इंडियंस को भी हमारे लोकसभा में अपॉइंट किया जा सकता है। जी, दीपांकर जी, खास करके कश्मीरी की जो मूल निवासी जो थे, जिनको जिस तरह से हटाया गया है, मुझे लगता है कि ऐसा एक प्रोविजन जिसका एक ऑलरेडी पैरेलल है, अगर इन पे लागू होता है तो मैं मानता हूं उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, नंबर 1। और मुझे लगता है कि ये लीगली चैलेंजेबल भी शायद नहीं है। चैलेंज भी अगर होता तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स इसको खारिज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको बहुत ही इनोवेटिव स्टेप मानता हूं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर, क्योंकि जो विस्थापित कश्मीरी हैं एक बड़ा मुद्दा है,
निश्चित रूप से, निश्चित रूप। देखिए, जैसा अभी दीपांकर सेन गुप्ता जी ने कहा, रावत जी ने भी कहा, विस्थापित तबका भी उस वंचित, पिछले 1990 के बाद से विस्थापित तबका भी उन वंचित तबकों में है, और उनकी आवाज सरकार में किसी भी रूप में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, तो उनके लिए जो काम होंगे, जो जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को वापस लाने का जो कार्य है, उसमें निश्चित रूप से बल मिलेगा। तो ये जो एक अफर्मेटिव एक्शन है कश्मीरी विस्थापितों के लिए, ये उस पूरे कार्य में एक अच्छा कदम साबित होगा, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे दीपांकर सेन गुप्ता जी ने कहा, कानून पहले भी थे, जम्मू कश्मीर पीपल्स एक्ट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, लेकिन वास्तव में उसको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया था। वर्तमान परिसीमन आयोग ने जो परिसीमन एक्ट है उसको ठीक प्रकार से लागू किया, उसके सारे पैरामीटर्स को प्रॉपरली लीगली अप्लाई किया, इसलिए वर्तमान जो परिवर्तन है वो आप देख रहे हैं जी। इसलिए आप देखिए, कोई भी लीगल चैलेंज होगा तो मेरा ऐसा, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं भी सस्टेन नहीं हो पाएगा। और वास्तव में जो ये अगर जो माना जाए, आजादी के बाद से सही वास्तविक परिसीमन कोई करने का प्रयास हुआ है तो वो वर्तमान परिसीमन है, और समाज के सभी तबकों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप क्षेत्रवाद छोड़ भी दें तो सभी तबके के सभी लोगों को इसका निश्चित रूप से लाभ होगा जी। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, एक बात और है जो परिसीमन आयोग ने कही अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ने जिस जम्मू के कश्मीर के क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, वहां के जो विस्थापित हुए लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनको भी प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की है। इसके क्या मायने हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है जी। हम लोग, क्योंकि भारतीय संसद का ये प्रस्ताव है कि उस पूरे क्षेत्र को हमको वापस लेना है जी। वो पूरे उस क्षेत्र के लोग भी हमारे हैं और वो क्षेत्र भी हमारा है, तो उस विषय में हमें लगातार प्रयास करना है। उस प्रयास करने के कई तरीके हो सकते हैं, कानूनी और जो है समाज के बीच में जन जागरण। तो ये इस प्रकार के जो कदम उठाए गए हैं, उससे मुझे लगता है कि उस क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर जो भारत का अपना दावा है उसको पुष्ट करने के लिए ये एक कदम है। और अगर जो इसको किस प्रकार से आगे ले जाया जाता है वो बाकी चीजों पे डिपेंड करेगा जो अनफोल्ड होगी इसके बाद। लेकिन निश्चित रूप से ये एक सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम जी। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने जिस हिस्से पे कब्जा कर रखा है वो भारत का हिस्सा है और भारत की संसद का संकल्प है कि उसको वापस लेना है जी। ओपी रावत जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि 24 सीटें पहले की तरह खाली रखी गई हैं, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, ये वाला मुद्दा तो हमेशा से रहा है। 24 सीटें पहले भी खाली रखी गई थी और वो जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधीन है उस वहाँ के रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा गया है और उसको इन्होंने जारी रखा है। लेकिन जो आरक्षण है वो दूसरे हिसाब से है कि वहाँ से भी अगर लोग आते हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नॉमिनेट करने का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया, वैसा उस तरफ से भी आने वालों के लिए। तो इसमें क्या होगा, कैसे क्रियान्वित होगा और इसके क्या परिणाम होंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अभी हम लोग इसको अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इसकी क्या क्या डायमेंशंस धीरे धीरे हमारे सामने उजागर होंगी। इसको हमें बड़े धैर्य से और बड़ा सूझबूझ के साथ देखते रहना होगा और जब भी जैसा माहौल होगा, जैसी परिस्थिति बनेगी, उसके अनुकूल देश हित में निर्णय लेना होगा जी। जाहिर सी बात है, एक बड़ा कदम है ये भी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में, जिसमें सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पे कब्जा रखा है उसका भी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन दीपांकर जी, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, 2 खास करके, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। एक की तरफ से कहा गया है कि 2000 की जनगणना के आधार पर किया गया है, मंजूर नहीं है।
आप कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि जो परिसीमन आयोग ने जिस तरह से विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण किया है, इससे आम लोगों के जीवन में क्या बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, इस परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर का कोई भी संप्रदाय, कोई भी विशेष संप्रदाय मेजॉरिटी में नहीं आ सकता। पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस तरह से परिसीमन हुआ था, जिस तरह से सीट के बंटवारे हुए थे, उससे एक क्षेत्र या एक संप्रदाय पूरा कमांड कर सकता था। बीच में जब जम्मू कश्मीर में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बढ़ गया, ये थोड़ा कम हुआ, पर ये संभावना हमेशा रहा। और खास करके जब पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन का कई भयानक जरिया है, उसके चलते बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि किसी तरह पोलराइजेशन हो जाए और किसी तरह से ये असेंबली पे कब्जा हो जाए। जी, आज ये मैं मानता हूं ये असंभव है, और इसीलिए बहुत सारे रीजनल पार्टीज तिलमिला रहे हैं। पर एक मैं पीछे आना चाहता हूं। जी, देखिए, आपने कहा पीओके के लिए सीट रखा गया है वगैरह वगैरह। पीओके का जिक्र रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्ट में भी है जी, कि कौन कौन सा पीओके का हिस्सा, और रादर पीओजेके का हिस्सा लद्दाख का हिस्सा बनेगा, और कौन सा पीओजेके का हिस्सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा, वो हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो है ही। हमारा संकल्प है, और हमारा कानून को भी उस संकल्प को उस कानून में झलक देना लगना चाहिए। ऐसा हुआ है। दूसरी बात, आपने अगर वो गजेट पढ़ी होगी, जी, तो हमारी जो परिसीमन आयोग है, बड़ी संजीदगी से उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। जिस तरह से डिलिमिटेशन किया है वो तो एकदम साफ है, पर पीओके रेफ्यूजीज को लेके, क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, उन्होंने फूक फूक के कदम रखा है। क्योंकि एक जज इसकी सदारत इसकी जज के हाथ में है। वो जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई उल्टा सीधा रिकमेंडेशन हो जाए तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया है, पर वो फाइनल रिपोर्ट जो इम्प्लीमेंट होने वाला है उसका नहीं है। उसने सरकार को इंगित किया है यहाँ पे कुछ करना चाहिए, पर अपनी तरफ से वो बड़ा ही संजीदगी से ये बात रखी। जी, जी, बिल्कुल। संजय त्यागी जी, क्योंकि इसको लेकर सवाल भी कुछ लोगों ने उठाए हैं, तो मैं चाहता हूं वो सवाल भी ले लिए जाएं, और अगर उनका कोई पक्ष हो, कोई तर्क हो आपके पास, कोई तथ्य हो, तो वो भी आप हमसे साझा करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अधिकारों में कटौती होगी। ये कहना है पीडीपी की नेता का, महबूबा मुफ्ती का। देखिए, ये बिल्कुल बेवजह बेबुनियाद जो है, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए जो है ये मुद्दा उठाया गया। जैसे अभी दीपांकर सेनगुप्ता जी ने कहा कि क्षेत्रवाद के आधार पर या संप्रदायवाद के आधार पर कुछ लोग जो असेंबली पे और सरकार पे और पूरे प्रदेश पे कब्जा करना चाहते थे, उनके मंसूबे फेल करने वाला ये परिसीमन का जो है आयोग का निर्णय है। इसलिए बेबुनियाद भाई अधिकार, अगर जो समाज के किसी भी कमजोर तबके को डेमोक्रेसी में सहभागिता मिलती है, तो उससे तो हर तबके को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो किसी के अधिकारों में कटौती की जो बात है हास्यास्पद है, बेबुनियाद है। किसी प्रकार की कोई मेरे संज्ञान में तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। वास्तव में जो कई इस तरह की एसटी रिजर्वेशन या और जो बाकी रिकमेंडेशन है वो अत्यंत ही स्वागत योग्य है और समाज के हर तबके को सहभागिता दिलवाने वाली है। जी, जी। ओपी रावत साहब, अगर इस तरह के परिसीमन आयोग जब बनते हैं तो उसमें जाहिर तौर पे सभी पक्षों से बात की जाती है, आम लोगों से भी बात की जाती है। क्या प्रक्रिया होती है इसकी, थोड़ा सा संक्षेप में आप हमें बताएंगे? ये प्रक्रिया जो एक्ट होता है, डिलिमिटेशन एक्ट, और उसके नोटिफिकेशन होता है आयोग का, उसके तहत प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन वो करते हैं जो बनाया जाता है सेक्रेटेरिएट द्वारा, और सेक्रेटेरिएट सपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन परिसीमन आयोग को देती है। तो वहां से जो बना हुआ हो उसको प्रारंभिक प्रकाशन करते हैं, और लोगों से उनके सुझाव, दावे, आपत्तियां ये सब आमंत्रित करते हैं। उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, और जो भी दावे, आपत्तियां और सब आते हैं उनकी पर्याप्त तरीके से गहराई से जांच की जाती है, परीक्षण किया जाता है, और फिर जिन जिन पर आवश्यक होता है उन पर सुनवाई भी की जाती है। और परिसीमन आयोग ने ये सभी किया है। वहीं पर कैंप लगा के 2-2 दिन का उन्होंने सबकी सुनवाई की है, सबके बारे में पूरा जांच और परीक्षण किया है, और उन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए जो मंजूर करने लायक थे उनका समावेश अपनी रिपोर्ट में किया है।
और जो नहीं मंजूर हो सकते थे उनको सकारण रद्द करने के बारे में भी लिखा है। जी। जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब उसका अंतिम प्रतिवेदन बनता है और उसका अंतिम प्रकाशन किया जाता है, जो कि अभी हुआ है, और उसके आधार पर फिर आगे इलेक्शन करने की प्रक्रिया शुरू होती है। जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा सीटों का निर्धारण हुआ या प्रसिमन आयोग ने अपना काम किया तो उसमें सभी वर्गों से, सभी दलों से, सभी की राय लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। उसमें लोगों के जो सुझाव थे उनको भी सुना गया, जो शिकायतें थी, जो आपत्ति थी उनको भी सुना गया, और सभी पक्षों से राय लेने के बाद प्रसिमन आयोग ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। त्यागी जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं सर? मैं रावत जी की बात में ऐड करना चाह रहा था कि अब हमें ध्यान होगा कुछ समय पूर्व जो एक बैठक हुई थी परिसीमन आयोग की, उसमें फारूक अब्दुल्ला ने अपने लिखित में भी सुझाव दिए थे, और तो ऐसा नहीं है कि सभी दलों के सुझाव को समावेश ना किया होगा, सभी दलों को इसमें जो है सम्मिलित ना किया गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जब प्रसिमन आयोग अपना काम करता है वो सभी पक्षों से बात करता है, सभी दलों से बात करता है, समाज के सभी तबकों से बात की जाती है, उसके बाद ही कोई रिपोर्ट दी जाती है सरकार को। जाहिर तौर पर इसके अलग अलग पहलू हैं, इसके चलते जो राज्य की सियासत है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।